कि अमेरिका की बुनियादी पॉलिसी ये है कि चाइना को कंटेन करें, उसकी बढ़ती हुई कुव्वत को रोकें, और उसके लिए भारत उनका पार्टनर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का पार्टनर है, उनकी जंग में। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, हमने खुद अपनी मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर लिया है कि अमेरिका भी ये बात समझ रहा है कि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और IMF मिलकर भी पाकिस्तान को मदद दें तो हमारी मईशत नहीं संभलेगी, क्योंकि चीन को एक बहुत बड़ा कर्जा हमारे ऊपर है। चाइना को आप देखिए, ब्रिक्स में उसने पाकिस्तान को तो नहीं लिया, भारत को लिया हुआ है। एक ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें कराई जा रही हैं, एक तरफ चीन को भी ये मैसेज दी जा रही है कि तुम यहाँ महफूज नहीं हो और पाकिस्तान में बेयकीनी की कैफियत है, और ये अमेरिका भी तासुर दे रहा है कि जी पाकिस्तान तो हमारी गोद में आ गया ये खत लिखने से। जो असल पाकिस्तान के मसले हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, कर्जों का बोझ, सलामती, उसकी तरफ तवज्जो के बजाय कौम को इसमें फंसा दिया कि तो कुछ जजेस ने खत लिख दिया, भाई लिख दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट देख लेगी उसको। अब सुबह शाम अगर यही करते रहेंगे फिर सवाल ये है कि अवाम की तवज्जो भी हट गई। मुझे खदशा ये है कि ये एक साजिश है और उसमें शायद अशराफिया की मईशत, हम भी उसमें शामिल हैं कि हम बैरूनी अशराफिया है उसकी मदद से इक़्तिदार में रहते हैं, कर्जे लेते हैं, हम भी शऊरी या गैर शऊरी तौर पर उसमें मावनत कर रहे हैं। पाकिस्तान में निजकारी का अमल मुकम्मल तौर पर नाकाम और खसारे का सौदा है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर वापस लाने की साजिश है। जो खत आपने बाइडेन के खत का जिक्र किया है, ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को कोई खत लिखा है। क्यों? इसी दौरान में आपने देखा कि अमरीकी सफीर भी बार बार पाकिस्तान से मिल रहे हैं और एहलकार भी मिल रहे हैं, तो वो कुछ हमसे काम लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस काम के बदले वो मईशत को मजबूत नहीं करेंगे, मोहलत दिला देंगे, मईशत को खोखली करें, मगर अभी डूबे नहीं। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब। चेयरमैन हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरत हाल बहुत ख़राब है पाकिस्तान की इकॉनमी की, जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो उसका एक मैं खाका आपके सामने रखता हूँ, फिर आप उस पर अपना तबसरा फरमाइए और अपनी तजावीज़ हमारे सामने रखिए। सूरत हाल ये है कि IMF के प्रोग्राम में हम एंटर होने जा रहे हैं और उसकी जो शराइत हैं उसमें कहा जा रहा है कि सब्सिडीज ख़त्म कर दी जाएँ इंडस्ट्री पे और आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। एक तरफ तो उसमें हमारा नुकसान ये होगा कि जो महंगाई होगी सो होगी, लेकिन जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बिल्कुल इस वक्त हमारे लिए बिल्कुल डिसफेवर में है पाकिस्तान की, उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। खर्चा तो यही है वो इस तरह से कि अगर हमारी इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर की सब्सिडी खत्म हो जाती है तो जाहिर हमारी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लो होगी। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया। पहले आप मुझे ये इजाज़त दें कि मैं ये कह दूं कि हम ये 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं IMF के, और कोई वजह नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसके बाद 25वें में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसियाँ हैसियत मजमूई हमने ख़ासतौर से 1988 से अब तक IMF के प्रोग्राम में अपनाई हैं, बड़ी हद तक बुनियादी वही है। यानी हम वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात IMF कहे या नहीं कहे, जो हमारी बड़ी पार्टियां अपने मंशूर में बार बार कहती रही हैं, ये जो आईन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, अगर उस मंशूर के मुत्तफ़िक़ा नुकात पर अमल करें हम और आइन के नुकात पर नुकत करें जो मुतल्लिक़ा हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि फिर IMF को मौका नहीं मिलेगा कि वो हम पर ऐसी शराइत आयद करे जो हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके चुंगल में फंसा रहे, अमेरिका भी चाहता है और शायद हमारी हुकूमतें भी चाहती हैं। सवाल से बुनियाद ये है कि अगर सिर्फ FDR 10,000 अरब रुपया सालाना टैक्स की मद में कम वसूल कर रहा है, 10,000 बिलियन रुपीज, जो पाकिस्तान की पोटेंशियल थी। आपको भी पता है कि 80,000 अरब रुपया का हमारा काला धन है। हमारी 20 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी जब सेल परचेज होती है तो 2 करोड़ में रजिस्टर होती है। हमने एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) बनाया हुआ है, जिसकी वजह से गैर हकीकी रेमिटेंसेज आती हैं। उससे टैक्सों की मद में पाकिस्तान कई हज़ार अरब रुपये सालाना का नुकसान होता है। इसका मतलब ये है कि आज, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा
कि मईशत बहुत ज्यादा तबाह बर्बाद है और हमारे गिर्द घेरा भी तंग हो रहा है न्यू ग्रेड गेम का, नई सब बत्तियां हो रही हैं। अगर आज भी हम वही कुछ करते रहे हैं, माजी में करते रहे हैं, जबकि SIFC भी है और शायद उनके कंधे पर बंदूक रख के हुकूमतें कुछ काम करना चाहती हैं, ये फिर कोई मेरे ख्याल से में इस्तेमाल करूँगा। अब ये वक्त आ गया है कि हम और ये फैसला कर लें, हुकूमत फैसला करे, SIFC ये फैसला करे कि भाई इंतखाबात जब आप लड़ते हैं तो एक मंशूर होता है और आप मुत्तफ़क़ टैक्स में हुकूमत कर ले कम से कम। मैं आपको बताऊं कि 2009-10 में पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN भी थी, उन्होंने ये तय किया था कि तालीम और सेहत की मद में 7% तालीम में और 2.5 से 4% जो है वो सेहत में 2015 तक करेंगे, तो 3% भी नहीं कर रहे। तो इतना तो आपका पूरा टैक्स ही नहीं है। इसका मतलब ये कि जो पॉलिसियां हैं, मईशत तो छोड़िए, 2080 तक मेरे मुल्क का हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, जबकि आइन कहता है 25 साल कि आप 16 साल तक हर बच्चे को भेजें। इसका मतलब ये कि अब हमें ये एक फैसला करना होगा, वरना मेरे ख्याल से खतरात और खदशा मईशत को भी और आमती को भी, जौहरी प्रोग्राम को भी और शायद हमारी तराफी सरहद को भी होंगे। अभी आपने जो जिक्र किया कि हमारे घेरा तंग हो रहा है, तो उससे ये बात जहन में आती है। अभी जो चंद दिन पहले अमरीकी सदर जो बाइडन साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा, उसमें बज़ाहिर तो वो एक खैर सगाली का ख़त था और उसमें कहा कि हम आपके ग्रीन एनर्जी के साथ में हम आपके साथ ताउन चाहते हैं, हम आपके साथ ज़राअत में ताउन चाहते हैं और दीगर शोबों में हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो खत आपकी नज़र से गुजरा होगा, आप उस खत को कैसे देखते हैं कि उससे उसकी ज़रा उसे लिंक कर लेते हैं टाइमिंग उसकी, जो इस वक्त IMF का प्रोग्राम 24वां प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ और जो बाइडन साहब के खत आने के साथ। बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको भी पता है कि अमेरिका की बुनियादी पॉलिसी ये है कि चाइना को कंटेन करें, उसकी बढ़ती हुई कुव्वत को रोकें, और उसके लिए भारत उनका पार्टनर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का पार्टनर है, उनकी जंग में। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, हमने खुद अपनी मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर लिया है कि अमेरिका भी ये बात समझ रहा है कि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और IMF मिलकर भी पाकिस्तान को मदद दें तो हमारी मईशत नहीं संभलेगी, क्योंकि चीन को एक बहुत बड़ा कर्जा हमारे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि उनकी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को IMF से कर्जा दिलाया जाए और कम से कम चीन के मामले में पाकिस्तान पर अभी बहुत ज्यादा दबाव न डाला जाए, क्योंकि उनको पता है कि वो तो ब्रेकिंग पर आ जाएगा। लेकिन हिकमत अमली जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इस दौरान में हम जो 24वां IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं और जो हुकूमत की पॉलिसी मुझे नजर आई है, तो उससे ऐसा लगता है कि हमारी मईशत मजीद खोखली होगी मगर कर्जे मिलते रहेंगे, और खुदा न खासा इतनी खोखली हो जाएगी कि फिर और वो जो तवाज़ुन आज है, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत अफगानिस्तान में भी है और गालिबन मिडिल ईस्ट में भी है, तो वो अभी पाकिस्तान से वो काम भी लेना चाह रहे हैं जैसे 9/11 में लिया या जिया साहब के ज़माने में सोवियत यूनियन में लिया, वहाँ भी उनको ज़रूरत है। तो अभी वो एक तीर से दो वो मतलब शिकार कर रहे हैं। एक, हमें मोहलत दे के हमारी सबको कमज़ोर कर लें, क्योंकि आज तो चाइना अगर नाराज़ हो जाए तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन क्या पाकिस्तान उस वक्त भी ये तवाज़ुन बरकरार रख सकेगा चंद बरसों के बाद जब हमारी मईशत तबाह हो जाएगी? इसका बिल्कुल जवाब है कि नहीं। और दूसरे कि चाइना को आप देखिए, ब्रिक्स में उसने पाकिस्तान को तो नहीं लिया, भारत को लिया हुआ है। एक ये भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें कराई जा रही हैं, एक तरफ चीन को भी ये मैसेज दी जा रही है कि तुम यहाँ महफूज नहीं हो और पाकिस्तान में बेयकीनी की कैफियत है, और ये अमेरिका भी तासुर दे रहा है कि जी पाकिस्तान तो हमारी गोद में आ गया ये खत लिखने से। तो शायद चीन को एक इनडायरेक्टली मैसेज है कि आप कोई अल्टरनेट रूट भी देख लें, चाहे बाहर से देख लें। तो अब हमें अगर अब भी होश नहीं आया और अभी भी हम अशराफिया की मईशत में रखते रहे, तो ये जो इस खतरे को जिसका मैंने इशारा किया, इसको मैं अज़दह का नाम दूंगा। अज़दा हमारी तरफ बढ़ रहा है और हम अपने सियासी मफादात में कि जी सियासत फला आदमी ने ये तकरीर कर दी, कल बेल हुई कि नहीं हुई, हम इन्हीं झगड़ों में लगे हुए हैं। जो असल पाकिस्तान के मसले हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, कर्जों का बोझ, सलामती, उसकी तरफ तवज्जो के बजाय कौम को इसमें फंसा दिया कि तो कुछ जजेस ने खत लिख दिया, भाई लिख दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट देख लेगी उसको। अब सुबह शाम अगर यही करते रहेंगे तो फिर सवाल ये है कि अवाम की तवज्जो भी हट गई
मुझे खदशा ये है कि ये एक साजिश है और उसमें शायद अशराफिया की मईशत, हम भी उसमें शामिल हैं कि हम जो बैरूनी अशराफिया है उसकी मदद से इक़्तिदार में रहते हैं, कर्जे लेते हैं, तो हम भी शऊरी या गैर शऊरी तौर पर उसमें मावनत कर रहे हैं। ये बड़ा अहम खतरा है मेरे हिसाब से। आपने कहा कि हमने अपनी मईशत को बर्बाद कर लिया है और आपने अभी फरमाया कि ये हुकूमती पॉलिसी, अब हुकूमती पॉलिसी का जो आपने जिक्र किया उसमें निजकारी की अब एक पॉलिसी हमारे सामने आई है। PIA की निजकारी से बात शुरू हुई है। निजकारी के वजीर जो हैं वो अलीम खान साहब हैं, जिनका बैकग्राउंड ये है कि वो रियल एस्टेट का काम करते रहे हैं। जो इस वक्त वजीर खारजा हैं, मैं आपके सामने जरा पूरी तस्वीर रख दूं। ये जो हुकूमती जो टीम है उसकी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वजीर खजाना, वो एक बैंकिंग बैकग्राउंड से आए हैं और आप बैंकिंग बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये भी बताइएगा कि एक बैंकिंग बैकग्राउंड का आदमी एक इकोनॉमिस्ट की पोजीशन पे कितना इफेक्टिव हो सकता है। दूसरा ये कि ये, और फिर जो हमारे जो साबिक वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, जो वजीर खारजा हैं, उन्हें अक्सर इक्तिसादी कमेटियों के अंदर उनको मेंबरशिप दे दी गई है। SIFC एक अलहदा एक मौजू है, लेकिन इट इज एट द सेम टाइम एक वो पैरेलल बॉडी है जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है। ये क्या कॉम्बिनेशन है हुकूमत का? अगर आप हुकूमत की पॉलिसी को देखें, हाउ इफेक्टिव डज इट लुक टू यू इन टेकिंग द थिंग्स फॉरवर्ड और सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव? देखिए, आपने बेइंतहा अहम नुकात उठाए हैं। मुख्तसरन कोशिश करूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, उसकी बुनियाद पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में निजकारी का अमल मुकम्मल तौर पर नाकाम और खसारे का सौदा है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर वापस लाने की साजिश है। पहली बात, हमने कुछ 6,500 अरब रुपए मिल चुके हैं हुकूमत को असासे बेच के या निजकारी के नाम पर या शेयर्स बेच के। पहला सवाल, सबसे ज़्यादा जो कामयाबी बताई जा रही है वो बताई जा रही है PTCL में और बैंकिंग सेक्टर में। एक बात तो ये है कि हमने ज़्यादातर जो इदारे बेचे हैं वो मुनाफे बख्श इदारे बेचे हैं जो अपना मुनाफा बढ़ा रहे थे। जिन बैंकों को आपने निजकारी की वो सब मुनाफे में थे, PTCL भी मुनाफे में था। नंबर एक, PTCL में $800 मिलियन अभी तक आपको नहीं मिले, जो है 2005 से 2024 आ गया। जितना अमाउंट था उतना तो आपका उस पर सूद का नुकसान हो चुका है जितना मिला था आपको। और दूसरा ये कि जो शेयर्स आपने उनको पैसे नहीं दिए उसका मुनाफा भी आप उनको दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब बैंकिंग का आप ये कहते हैं तो पहली चीज, मुख्तलिफ हुकूमतों ने ये कहा कि बैंकों ने कार्टेल बना लिया है और स्टेट बैंक ने ये इल्ज़ाम लगाया कि, और मैंने भी कहा कि रुपए की कदर गिराने में बैंक मुलव्विस थे, सट्टेबाजी में बैंक मुलव्विस हैं और सरमाए के फरार में बैंक मुलव्विस हैं और जुर्माने हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के भी जुर्माने हुए आपकी सबसे बड़ी बैंक पर इवन 2024 में। मगर जो नुकता मैं उठा रहा हूँ, मैंने दुनिया भर में टॉप पोजीशन पे बैंकिंग की है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, मैं सीधा 2018 में हमारे जो कर्जे थे बैंकों के वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए के थे और उन्होंने जो सरमायाकारी की थी वो भी 8,000 अरब की रुपए की थी, दोनों बराबर से। आज 2023 में ये जो कर्जे हैं ये 8,000 से अरब से बढ़ के 12,000 अरब हो गए। यानी इतने अरसे में हमने सिर्फ 4,000 अरब रुपए के कर्जे दिए, बढ़ाए। लेकिन इसी मुद्दत में जो सरमायाकारी थी वो 8,000 अरब से 26,000 अरब रुपए हो गई, 18,000 अरब रुपया। पहली बात तो ये कि बैंक इनका काम ही नहीं है, तो तजारती बैंक है। तो अगर आपने सरमायाकारी करनी है वो भी हुकूमत के पैसे से, हुकूमत OMO कर रही है, स्टेट बैंक जो है इनको पैसे देता है, ये हुकूमत को पैसे देते हैं, बीच में इनका मुनाफा हो जाता है। तो अगर इस तरीके से आपने मुनाफा करना है, और अब हम उसके साथ ही हमने शोर करना शुरू, ये अकेला मैं पाकिस्तान में कह रहा हूँ, कई बड़े अरसे से कि ये हो रहा है, फिगर्स आपके सामने। तो जब मईशत तबाह हो रही थी, इनका मुनाफा 242 अरब रुपए का था, अब ये 1300 अरब का हो गया 2018 में। ये सरमायाकारी करके, हालांकि मईशत सुस्त हुई। एक और खतरा देखिए, बिल्कुल सिंपल बात है, जब आप वो कहते हैं कि हमारे जो टैक्स की आमदनी है उससे सूद ही नहीं आ सकता है,
कंपनी से, तो फिर सवाल पैदा होता है कि कल को कहेंगे जी आप ये मुल्की कर्जे जो है, ये इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी रिशेड्यूल करें, तो फिर आपको बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा। ये एक और खौफ मुझे नजर आ रहा है। एक तो ये बैंक हो गया, PTCL का मैंने आपको बता दिया। अब आप आ जाइए PIA का, आपने जिक्र किया। मैं तो सिर्फ एक मोटा सा बात जानता हूँ, PIA के पास 25 करोड़ आबादी का गारंटीड बिजनेस है, हज का है, उम्रे का है, डोमेस्टिक ट्रैवल है, फॉरेन ट्रैवल है, ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप अगर इसको SIFC की अभी आपने बात की, मैं अगर हूं तो मैं हुकूमत से एक सवाल करना चाहता हूं, आप इसके दो हिस्से तो कर ही रहे हैं कि खराब PIA को अलग कर दें, इसमें आप सरमायाकारी लेकर आए और इनको, ताकि जहाज वगैरह कुछ लें और एक कानून बना दें आइंदा के लिए कि फी जहाज से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं हो सकते। इनका जो मसला है वो ये है कि यहाँ सियासी भर्तियां हो जाती हैं और वो काम नहीं करते। फिर तो अगर इस बुनियाद पे आपको करना है तो ये तो फिर, क्योंकि एक अहम वजीर ने कहा था कि हम तो इसे मुनाफे में ले आए, मगर अगली हुकूमत उसको फिर भर्तियां करके उसको तबाह कर देगी, तो फिर तो आप स्टेट बैंक भी कर दें। तो इसका मतलब अगर आप सरमायाकारी आए, सबने भर्तियां कर रखी हैं इसमें, सरमायाकारी और साजी कर लें पार्लियामेंट में कि ये मजीद एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, पर जहाज इतने एम्प्लॉय इनके होने चाहिए, ये मुनाफे में आ जाएगा। तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और उसके बाद फिर आपको ये सोचना होगा कि अब तक जो इदारे मैंने देखे हैं, कुछ इदारे जो सनती इदारे जो बहुत शानदार थे, वो उन्होंने उसको बंद करके प्लॉट बना के बेच दिए। ये आपको भी पता है। बैंकर्स सिक्योरिटी एक बहुत शानदार इदारा होता था, फॉरवर्ड करके वो भी बंद होकर चला गया। तो दूसरी ये कि मैंने पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं कभी बैंक का नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन मुकम्मल नाकाम रहा है निजकारी पाकिस्तान में। इसलिए बेहतर ये है कि अगर कौमी असासे हैं तो फिर अब आप स्टेट लाइफ को भी बेचना चाह रहे हैं। अब देखिए वो 3 साल से मुनाफा जबरदस्त बढ़ा रहा है, शायद बाहर से एक कॉम्पिटेंट आदमी ले आए थे, तो जब वो मुनाफा में बढ़ा रहा है या इसी तरह, तो क्यों आप उसको करना चाहते हैं एग्रीमेंट बैंक? अरे भाई उसकी 300 ब्रांचेस खोल दें और उससे क्या खवातीन को लोन दें। आपकी 54% आबादी है। तो मेरा कहना ये मईशत को तबाह करना, अपने असासे गैर मुल्कियों को बेचना और ईस्ट इंडिया का दौर लाने की एक साजिश है। जो पहले एक तहकीकात आप कर लें, मैं ताउन के लिए तैयार हूँ स्टैटिस्टिक्स देने के लिए, और फिर फैसला करेंगे किसकी निजकारी करनी है किसकी नहीं करनी, वरना हमें बड़ा नुकसान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा सकते हैं ये इदारे। जैसे अभी स्टील मिल्स की बात हो रही है, एक स्कैंडल आया है लाहौर से, लाहौर वॉल्टन एयरपोर्ट की जमीन है और वो अरबों रुपए की, 350 अरब की कहा जा रहा है वो जमीन है, जिसे 50 अरब में बेचा जा रहा है। स्टील मिल्स की 18,660 एकड़ जमीन है। मुझे जुबानी याद हो गई है ये सारी फिगर्स, और ये सारे मामलात हैं। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल सकती है, आप क्या समझते हैं? बिलाशुबा वो भी हो सकती है। और जैसे स्टील मिल है, उसको आप चाइना से बात करें, रशिया से बात करें, उसको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ले लें 10 साल के लिए, कमीशन ले लें। मेरा मतलब ये था कि हमारा काम क्या, आप एज ए पाकिस्तानी, मुझे ये लगता है कि आपने बैंक्स भी दे दिए, फार्मेसी भी दे दिए, सब भी दे दिए, तो हमारा काम तो चमड़ा और टेक्सटाइल रह जाएगा। तो अगर जौहरी कुव्वत पाकिस्तान से टेक्सटाइल और चमड़े पे गुजारा करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना इस पॉलिसी को बदलना होगा। डॉक्टर साहब, चमड़ा भी हमारा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वहां प्रोसेस हो रहा है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो अपने आप को इतना एडवांस नहीं कर सकी है, फिर वहां से वो चमड़ा चला जाता है बांग्लादेश और वहां जूते बन रहे हैं। तो वो चमड़े की इंडस्ट्री भी जो है उसका भी जो बूम था और एक्सपोर्ट का, वो भी अब जो है वो जरा नीचे जाती दिखाई दे रही है इस सूरत हाल के अंदर। वो भी कोई हमारे पास कोई इतनी गारंटीड वो एक्सपोर्ट नहीं रह गई फ्यूचर की। ये इस सूरत हाल में आप ये बताइए कि ये जो मैंने आपसे जो ओरिजिनल सवाल पूछा था कि ये जो सूरत हाल है, इसमें जो टीम है हुकूमत की, वो आपको कितनी इफेक्टिव नजर आ रही है? जरा पॉलिटिकल एंगल से देख के बताइए इसे। हमारे पास एक हिस्ट्री रही है, शौकत तरीन साहब रहे हैं, शौकत अजीज साहब रहे हैं, और अब एक और बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं हमारे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब। हाउ इफेक्टिव यू थिंक कैन अ बैंकर बी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, ये फैसले कहाँ होते हैं, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर में 2009 में शौकत तरीन को लाया गया और उसको सेनेटर बना दिया गया, आपके इल्म में। उसके बाद वो इमरान खान साहब आए 2021 में, वो कह रहे ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने तबाह कर दिया। उन्होंने उसी आदमी को सेनेटर भी बनाया, वजीर खजाना भी बनाया, दोनों का ताल्लुक बैंक से था।
या मित्र, ठीक है ना, दोनों का। और ये कोई जिस वक्त नवाज शरीफ ने उनको हबीब बैंक वगैरह दिया था, उस वक्त ये सब मिडिल क्लास बैंकर्स थे, इनमें से कोई भी, या अभी भी वजीर खजाना, ये सब मिडिल क्लास बैंकर्स हुआ करते थे। और ये आगा खान की स्कॉलरशिप पे बाहर इनको भेजा गया था बहुत पहले, और उसके बाद वहीं पर उससे जॉब मिल गया। और इंडिकेशन यही है कि ये नॉमिनेशन भी शायद, है ना। तो अब सवाल ये है कि वो कैसे, अभी तो जनवरी 2024 में अभी स्टेट बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग पर हबीब बैंक में फाइन किया, अभी 2-3 महीने पहले। मैंने तो उनके वेबसाइट पर देख रहा था, मुझे तो नहीं पता। लेकिन वजीर खजाना वो होना चाहिए जो जिसका हुकूमत में अपनी पार्टी में इन्फ्लुएंस हो। और इकोनॉमिक्स होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्फ्लुएंस भी हो। लेकिन ये कि जब आपका ना कोई इन्फ्लुएंस है, ना बैकग्राउंड है, ना इकोनॉमिक्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे नज़र आई, क्योंकि इन्होंने जो बयान दिए थे, कहा जी लार्ज होगा, लार्ज अमाउंट का कर्जा लेंगे, हालांकि IMF ने कहा हम तो मीडियम टर्म का दे रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है कि ये जो भी फैसले हो रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारा हाथ नहीं है। मैं अब भी कहता हूँ कि अब आपने डॉक्टर साहब की बात की, मैं उनको भी आप बता दीजिए। देखिए वो कॉम्पिटेंट आदमी, इनके मुकाबले में डेफिनेटली कॉम्पिटेंट है, कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। गलती उन्होंने किया है, शायद सबक सीख लिया हो, मगर मसला इस वजह और आ गया। हमारे ऊपर एक दबाव है, हमारे ऊपर IMF का, कि जी आप NFC अवार्ड को रिव्यू करें, 18वीं तरमीम को रिव्यू करें। ये मामला जाएगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। देखिए मेरे लिए तो पाकिस्तान है, सब लोग बराबर हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का तो मतलब यही था कि भाई सूबों को पूरी रिप्रेजेंटेशन हो। अब अगर प्राइम मिनिस्टर भी उसी सूबे से हैं, पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी वहीं से है, जाहिर है वहीं से। अब अगर आपने एक मेंबर भी वहीं पंजाब को दे दिया तो फिर तो मेजोरिटी आ गई, तो सिंध और KP शोर करते रह जाएंगे, लेकिन फैसला वोटिंग पर हो जाएगा। लेकिन हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। मैं प्रोविंशियलिज्म पे बिलीव नहीं करता, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मतलब यही होगा कि छोटे सूबों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। मेरा अब भी ये ख्याल है 18वीं तरमीम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी थी। अब उसको वापस करने की कोशिश करना, शेयर्स को परसेंटेज बदलना, ये सूबों को पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे। और तो इसलिए बेहतर यही है कि इसकी रिकॉन्स्टिट्यूट करें और 18वीं तरमीम को बदलने का ख्याल दिमाग से छोड़ दें, वरना नुकसान होगा पाकिस्तान का। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वजीर खजाना का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसी ने तो फिर NFC अवार्ड को डिसाइड करना है। सूबों में वसाइल की तकसीम कैसे होगी, ये तो उसका प्रीरोगेटिव है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर का। सो व्हाट इज द फॉरेन मिनिस्टर डूइंग इन दैट काउंसिल? नहीं, देखिए बात ये थी कि मैं इससे शायद मुत्तफिक ना हूँ। जो आपका जो NFC अवार्ड होगा, वो तो तमाम सूबे जब आएंगे उन सबको मुत्तफिक होना है, सबको मुत्तफिक होना है। इसमें वो होगा जो सूबों में भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रखता हो, लेकिन इंसाफ होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि वजीर ख़जाना ही हो उसके अंदर, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कि सूबों का एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है, KP को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंध को कर रहा है। बलूचिस्तान को ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं कि आप उसको अलग से पैसे दे देते हैं तो वो मुतमईन हो जाते। लेकिन ये 2 सूबे ऐसे हैं जहाँ के हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पंजाब हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी अक्सरियत के बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर उनका, चीफ मिनिस्टर उनका है ही पंजाब का। अब एक और अगर आप इजाफा कर दें, चाहे उसका ताल्लुक चाहे वजीर खजाना हो, लेकिन अगर ताल्लुक उस सूबे से, तो मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं होगा। आप इन 2 सूबों को रिप्रेजेंटेशन दें मेरे हिसाब से, ताकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सही फैसले करना मुश्किल पड़ेगा। जनाब मुझे ये समझ आ रहा है, आप कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स होना चाहिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जिसकी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग हो और इसको पार्टी की बैकिंग हो। तो देयरफॉर इसहाक डार साहब जो है आपकी नज़र में, एज यू सेड, ही इज कॉम्पिटेंट और ही इज बैक्ड बाय अ पार्टी, सो ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर मेंबरशिप इन टू रन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। मगर मैंने एक एतराज़ भी आपको बता दिया कि उनका ताल्लुक भी उसी सूबे से है। अब पंजाब में देखिए प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर मरियम, अब ये तीन तो आपने एक सूबे से ले लिए, तो फिर सिंध और बलूचिस्तान में आप उनके आने से, देखिए आपको छोटे सूबे से लेना चाहिए मेरे हिसाब से, इन 2 सूबों से लें। मैं ये चाहता हूँ ना कि आप बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, looks like a federal body. It looks like a federal body अगर उसमें सारे सूबों की representation आ जाती है। तो इस सारी सूरत हाल में do you think कि ये ऐसी एनवायरनमेंट है इस वक्त पाकिस्तान की, इस गवर्नमेंट के होने से और इस टीम के होने से गवर्नमेंट की, जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके? देखिए SIFC बना था जून में,
अभी तक जो मेरे पास आदो शुमार आए हैं फरवरी तक 8 महीने के, इन 8 महीने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। रिकॉर्ड पर है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, स्टेट बैंक की। इसी तरीके से इन्होंने कहा था कि हम बहुत जोर लगा दिया, रेमिटेंसेस भी गिर गई। हालांकि कहा था कि जी वो हुंडी हवाले का कारोबार जो है वो रोकने से रेमिटेंस आएंगे, वो भी गिर गई। अभी खबर आई आज भी कई हजार ह्यूज तेल की स्मगलिंग ट्रकों से हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कैसे हो सकता है ट्रकों में आए, ईरान से यहाँ आए, और जनाब उसके 1000 के करीब आउटलेट है वहाँ पर। तो मेरा कहना यह था कि पहली जो गलती हुई थी जिस दिन SIFC बना था, मैंने उसी दिन कह दिया था कि गलत है। पहला काम इनका ये था कि ये मईशत को, माशी अशारियों को ठीक करें। अगर माशी अशारिये मजबूत होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होगा, तो बाहर ट्रिलियंस के जो डॉलर्स हैं वो खुद आएंगे आपके पास मुनाफे के लिए। लेकिन आपने शुरू किया हमें इन्वेस्टमेंट, वो पॉलिसी गलत थी, नंबर 1। दूसरा ये भी फैसला करना होगा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए है। ये तो सियासी खेल हो शुरू हो जाएगा। जो मैंने शुरू में आपको हिंट दिया था कि हमसे काम लिया जाना है, तो गवर्नमेंट अगर वो कभी लाएंगे परेशान कुन सरमायाकारी, मैं उसको कहता हूँ, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होगा, उससे कोई फायदा नहीं लाने का, दूसरे आएंगे नहीं। दूसरी ये कि इसको अब आपने हरफन मैला बना लिया है। इस हुकूमत ने सारे मामला जो है ना SIFC के ऊपर छोड़ दिए, ताकि कल को खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो क्या जी वो तो SIFC ने किया था, वो तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन थी आर्मी की भी। भाई सवाल ये है कि वो सुपर इदारा नहीं है, उन्होंने फैसिलिटेट करना है। बहरहाल कैबिनेट उनके ऊपर है, सारे फैसले अगर यही करने हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो अपनी हिकमत अमली बदलें। मईशत जब तक माशी अशारिये ठीक नहीं होंगे, अगर कोई खिदमत इस मुल्क की कर सकता है, वो मैं बता क्या खिदमत एक कर सकते हैं खिदमत। SIFC में चूंकि फौज भी है, तो मैं ये चाहूँगा कि वो अगले चंद दिनों में हुकूमत के साथ मिलके तमाम पार्टियों की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्टेड 5-5 आदमी, उनकी एक मीटिंग बुला लें और उनसे कहें देखिए जनाब 3 बड़ी पार्टियों का ये आपका मंशूर है, वफाक और सूबे हर कस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे, 111(4) को मनसूख करेंगे, तवानाई में इस्लाहात लाएंगे। ये सारी 5-6 चीज़ें उनके मंशूर में हैं। उनसे कहिए आप इस पर दस्तखत कर दें कि ये तो आपका है कि, और ऐहदनामा ले लें। दूसरा ये था कि आपने ये कहा था 25 अलिफ कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, तो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसके लिए अब तय हुआ था 7% ऑफ GDP, उसको बढ़ाने की बात करें। वो एक मुआहदे में उनसे दस्तखत कराएं तमाम पार्टियों से, ताकि कोई आए कोई जाए, लेकिन दस्तखत काफ़ी नहीं है। उसके बाद उस कानून साजी कर दी जाए। आज ये ऐहदनामा साइन हुआ है, ये कानून साजी है। इंतखाबात का मतलब ये नहीं होता कि 90 दिन में हो, 120 दिन में हो, ये भी होता है जो मंशूर है उस पर अमल दरामद करें। वोट जो मिला है, अगर मिला है तो मैंडेट को मिला है, वो आप करा लें, तो पाकिस्तान की तरक्की को रोक नहीं सकता। और अगर ये ऐहदनामा और कानून साजी नहीं की तो वही होता रहेगा जो आइंदा माजी में हुआ था। 25 से प्रोग्राम में जाएंगे। जी, आपके दिमाग में मीसाक के मईशत जैसा कोई खाका है? मीसाक से बड़ा धोखा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मीसाक के मईशत जो हुए थे, मैंने आपको तालीम का बता दिया। आप 2009-10 में 1-2 साल की मेहनत के बाद सबने साइन किए हुए। PMLN भी था, पीपल्स पार्टी भी थी, अवामी पार्टी भी थी। उसकी लीगल पोजीशन कोई नहीं है। ये इनमें गठजोड़ है, ये भी मैं आपको बता दूं, तीनों बड़ी पार्टियों में गठजोड़ है मुख्तलिफ चीज़ों में। अशराफिया को नवाजने के लिए सबकी पॉलिसी ये है। मैं रद्द करता हूँ, मैं कहता हूँ कानून साजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये जो मुआहदा है इसको कानूनी शक्ल दे दें, इसलिए कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी जाए, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं किया तो अब मैं नरम अल्फाज में कहूँ ये खुदकशी है। और अगर ये कर लेते हैं SIFC, तो पाकिस्तान की तरक्की को, कोई तेज़ रफ्तार तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये है वो फैसले की घड़ी। वो ये न्यू ग्रेट गेम के जो तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, वो जो अज़दा है, उससे बचने का वाहिद रास्ता यही है। ये न्यू ग्रेट गेम का आपने दोबारा तस्करा किया, इसमें चाइना का किरदार आप कैसे देखते हैं? CPEC तो 10 साल हो गए, हमने तो उस मंसूबे को लिटा ही दिया समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत उसमें कामयाबी भी मिली है, नहीं मिली है, कैसे देखते हैं? ओके, लेट मी पुट दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। इफ यू वर टू डिसाइड कि विच वे वी शुड बी गोइंग, China or the USA, or you would like to maintain a balance, and if a balance, then how? गुजारिश ये है कि पहले कुदरत का कानून है, एक मुल्क की सरमाकारी से दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती।
जिस दिन ये CPEC आया था उसी वक्त मैंने लिखा था कि देखें, अगर मुल्क की सरमायाकारी से मैचिंग नहीं होती तो आपकी मैशियत ठीक नहीं होगी। अब देखिए वो 2014 में आया था, 10 साल हो गए, अभी पिछले 6 साल में तो हमारा ग्रोथ रेट ही 2.5% है टोटल मिला के सालाना। उस वक्त कहते हैं 2% का इजाफा हो जाएगा, ये तो और लाइबिलिटी बन गई। सवाल ये पैदा होता है कि उनको गवादर चाहिए था, उनको रूट चाहिए था। आप उनसे ये बात करते कि जनाब आप भाषा डैम बनाइए हमारा, हम आप गवादर कोई मामूली चीज़ हमने उनको नहीं दी, हमारी ये इतनी ज़बरदस्त अहमियत की चीज़ है, वही दुश्मन की नज़र में खटक रही है, हमने वो नहीं किया। और उनके साथ शराइत भी सख्त रखी और उनसे बेतहाशा कर्जे लेने शुरू कर दिए, और सोर्स मिल गया। तो वो जो उनके साथ मामला तय करने थे वो हमने नहीं किए। मुल्क की सरमायाकारी आई नहीं रही, तो उनकी सरमायाकारी से फिर पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें मैदान में कूद गई, जिसमें भारत भी है, अफगानिस्तान के तालिबान भी हैं, जिनके ऊपर हमने हमले करके अमेरिका को फतह दिलाई थी मुशर्रफ साहब के दौर में। वो अपना बदला चुका रहे हैं। हुकूमत अगर तालिबान की चाहे भी तो ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनको टकराना पड़ेगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान में है, वो हमारी खातिर वो नहीं करेंगे। अब चीन भी ये सोचता है कि उसकी और भारत की जो ट्रेड है वो शायद पाकिस्तान की मजमूई ट्रेड से ज़्यादा है, दुनिया भर से जो हमारी ट्रेड है। वो ये भी सोचता है कि अगर उसको CPEC को आगे बढ़ाना है तो भारत को कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। कल को आपसे कहेगा कि जनाब ये जो आप भारत के साथ आपने ज़मीनी रास्ते पर पाबंदी लगा दी है, ट्रेड नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता। कश्मीर अलग चीज़ है, आप उसको राहदारी दें, तो उसको भी तो अपना मुस्तकबिल भी देखना है, पाकिस्तान की बेयकीनी भी देखनी है कि अमेरिका की गोद में जाके सरमायाकारी हासिल करने के लिए सारे वायदे बुला देते हैं, तो वो भी कोशिश हो गए, उनके आदमी भी मरवा रहे हैं। ठीक है, हमारी हुकूमत ने संजीदा कोशिशें की हैं, फ़ौज ने भी कोशिशें की हैं, उनको सलाम भी हम पेश करते हैं। फ़ौजियों ने कुर्बानी दी, मेरी पुलिस ने कुर्बानी दी, आवाम ने कुर्बानी दी, मगर गलती एक ही की है, गलती ये की कि दहशत गर्दी को ताकत से निपट रहे हैं। सिर्फ ताकत से दहशत गर्दी की जंग नहीं जीती जा सकती। मैंने किताब लिखी थी दहशत गर्दी सियासत मईशत, उसमें बार बार ये कहा था कि सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से आप दहशत गर्दी की जंग नहीं जीत सकते, जब और लोगों के दिलो दिमाग जीतें, उस खित्ते के लोगों के। और जब पाकिस्तान की हुकूमतें अपनी कौम के साथ इक़्तिसादी दहशत गर्दी कर रही हैं, कभी GST, कभी पेट्रोलियम लेवी, लोगों के दिलो दिमाग भी नहीं जीत रहे, तो फिर आप कैसे दहशत गर्दी की जंग जीतेंगे? कुर्बानियाँ पुलिस ने भी दी हैं, फौज ने भी दी हैं, अवाम ने भी दी हैं, मईशत ने भी दी हैं, लेकिन हम जंग नहीं जीत पा रहे तमाम तर कोशिशों के बावजूद। वो इसलिए कि बैरूनी ताकतें भी नहीं चाहती कि हम वो जंग जीतें, क्योंकि दहशत गर्दी की जंग अमेरिका ने जो शुरू की थी उसका मकसद था दहशत गर्दी को फ़रोग देना। और ये बात मैंने उस वक्त कही थी जब 9/11 हुआ था, रिकॉर्ड पर, कि ये पाकिस्तान के लिए तबाही का सौदा हो जाएगा, हमें यूज़ किया जा रहा है खुलूस से या अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। अब गलती से सबक लें, इक़्तिसादी दहशत गर्दी बंद करें, ताकत के इस्तेमाल के साथ दिलो दिमाग जीतें, तो हम जंग जीत जाएंगे। वरना तो खुदा न खास्ता आगे चल के वो खतरात हैं जिसकी वजह से चीन भी अब परेशान हो रहा है कि हम उनके आदमी भी मर रहे हैं, उनको पता नहीं कि कल को कौन सी हुकूमत आएगी और वो क्या फैसले कर लेगी। जो ख़त आपने बाइडेन के ख़त का जिक्र किया है, ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को कोई ख़त लिखा है। क्यों? इसी दौरान में आपने देखा कि अमरीकी सफ़ीर भी बार बार पाकिस्तान से मिल रहे हैं और एहलकार भी मिल रहे हैं, तो वो कुछ हमसे काम लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस काम के बदले वो मईशत को मजबूत नहीं करेंगे, मोहलत दिला देंगे, मईशत को खोखली करें मगर अभी डूबे नहीं। चाइना के ऊपर सख्ती नहीं करेंगे कि आप CPEC रोकें, लेकिन ईरान के साथ पाइपलाइन नहीं बनने देंगे। लेकिन जब वक्त आएगा तो फिर वो पाकिस्तान से कहेंगे अब आप तवाज़ुन नहीं रख सकते, अब चाइना के साथ ये सब नहीं कर सकते। वो ख़तरनाक लम्हा होगा जिसका मैं आज खौफ दिला रहा हूँ कि वो ऐदनामा करके, कानून साजी करके इस खतरे से बचने का वाहिद तरीका यही है। हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, आपने काफ़ी एलेबोरेट कर दिया। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों का भी देखने का शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।